नमस्कार। संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित इस वीडियो सीरीज में हम जिस अध्याय को जान रहे थे, भारत में संवैधानिक विकास, उसमें जिन अधिनियमों को हम पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में जिन बातों को हमें जानना चाहिए महत्वपूर्ण ढंग से, पहला तो इसमें केंद्रीय जो विधान परिषद थी, इसमें भारतीयों को स्थान प्राप्त हुआ। अब अंग्रेजों ने इस संबंध में एक सहयोग की नीति अपनाई और भारतीयों को भी केंद्रीय विधान परिषद में स्थान दिया। दूसरा बात जो हमें इसके संबंध में जाननी चाहिए, इससे अब वायसराय की शक्तियों में कुछ वृद्धि की गई और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ प्राप्त होती है। तीसरा, इस अधिनियम में जो बात हमें याद रखनी चाहिए, एक बार फिर से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ की गई। हमने देखा था कि 1833 के अधिनियम से जिस प्रकार से प्रांतों के गवर्नरों से विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली गई थी और एक प्रकार से केंद्रीकरण केंद्रीकरण की ओर बढ़ा जा रहा था, 1861 के अधिनियम में एक बार फिर से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है और प्रांतों के गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति वापस दी जाती है। तो यहाँ से प्रांतों की स्वायत्तता का एक क्रम आरंभ होता है। तो यह भी हम जानेंगे। हम सबसे पहले 1861 के प्रावधानों में देखें। सबसे पहले तो भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में स्थान प्राप्त हुआ। गवर्नर जनरल या जिन्हें वायसराय अब कहा जा रहा है कि कार्यकारिणी परिषद के अतिरिक्त जो गैर सरकारी सदस्य हैं, गैर सरकारी सदस्य या जिन्हें आप अतिरिक्त सदस्य भी कह सकते हैं, जिनकी संख्या 6 से 12 है, इनमें आधे भारतीय होंगे। 6 से 12 सदस्यों में जो अतिरिक्त सदस्य हैं, गवर्नर जनरल की परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में 6 से 12 जो अतिरिक्त सदस्य हैं, कार्यकारिणी परिषद के अतिरिक्त 6 से 12 जो अतिरिक्त सदस्य हैं, इन 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों में आधे सदस्य भारतीय होंगे। तो इसमें 3 सदस्य भारतीय इसमें चुने जाते हैं, क्योंकि न्यूनतम सदस्य 6 हो सकते हैं और अधिकतम 12 हो सकते हैं। तो यहां 3 भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में स्थान प्राप्त हुआ। इसमें पहले पटियाला के महाराजा, दूसरा बनारस के राजा और तीसरे सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को केंद्रीय विधान परिषद में स्थान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अब भारतीयों का भी शासन में जो प्रक्रिया है, उसकी कार्यवाही है, उसमें उन्हें भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। तो ये 1861 का अधिनियम इसलिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जो अतिरिक्त सदस्य हैं, इनकी शक्ति इतनी अधिक नहीं थी, इनकी शक्ति बहुत सीमित थी और ये विधि बनाने में सहयोग करते थे, सहायता करते थे, अपने विचार रखते थे, लेकिन इनके पास शक्तियाँ बहुत सीमित थी। दूसरी, इसमें हम जिस प्रावधान को जान सकते हैं
देखें, गवर्नर जनरल को, या आप वायसराय लिखें, को अध्यादेश जारी करने का अधिकार या शक्ति प्राप्त हुई। ये जो अध्यादेश था ये 6 माह के लिए वैध होता था, 6 माह के लिए वैध होता था। तो 6 माह के अंतर्गत इस अध्यादेश को परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में पास करना होगा और उससे वो स्थायी हो जाता होगा। यदि वो ना कर सके तो 6 माह के अंतर्गत ये अध्यादेश समाप्त हो जाता था। लेकिन गवर्नर जनरल को एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ प्राप्त होती है। यह इसलिए भी था क्योंकि गवर्नर जनरल के अधिकारों को यहाँ बढ़ाया गया, या वायसराय के अधिकारों को बढ़ाया गया, इसलिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वे 1857 की क्रांति में एक बड़ा उपद्रव देखकर आए थे। एक बड़ा जो है भारतीय लोगों में वे एक बड़ी क्रांति को देखकर आए थे। तो इस वजह से अब वे कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल को, जो कि ब्रिटेन की संसद का, ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि और उनका मुख था भारत में, तो उसे मजबूत बनाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल भारत में प्रांतों को, उनकी सीमा को और वहां प्रशासक को नियुक्त करेगा, अथवा प्रांतों को और उनकी सीमाओं को गठित करेगा। प्रांतों को वह गठित कर सकता है। ये शक्ति भी गवर्नर जनरल को यहाँ दी गई। तो गवर्नर जनरल को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ यहाँ दी गई और उसे मजबूत बनाया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल को ही विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद की कार्यवाही का नियम बनाने का अधिकार था, नियम बनाने की शक्ति थी। तो गवर्नर जनरल ही विधान परिषद की, केंद्रीय विधान परिषद की जो कुछ कार्यवाहियां होंगी वो कार्यवाहियां कैसे होंगी उस संबंध में नियम बना सकता था। यह शक्ति भी गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग 1859 में जो पोर्टफोलियो सिस्टम, या जिसे विभागीय प्रणाली कहते हैं, आरंभ किया था, उसे वैधता प्राप्त हुई। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली आरंभ की थी। इसमें एक ही मंत्री को कई सारे विभाग सौंप दिए जाते हैं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली जो कैनिंग ने आरंभ की 1859 में, 1861 के अधिनियम में इसे वैधता प्राप्त हुई। तो यह भी इस प्रकार के प्रावधानों को रखा गया। गवर्नर जनरल की शक्तियों को हमने यहाँ देखा, उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण है गवर्नर जनरल को प्राप्त हुई। तो ये कुछ प्रावधान गवर्नर जनरल को लेकर हैं। इसके अलावा ये हमने केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्यों में भारतीयों को जो स्थान प्राप्त हुआ, ये 2 बातें हमने देखी। इसके अलावा इस अधिनियम में जिस महत्वपूर्ण बात को हमें जानना चाहिए कि यहाँ एक बार फिर से विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ा गया। हमने देखा था कि 1833 में जिस प्रकार से प्रांतों के गवर्नरों से विधि बनाने की शक्ति को वापस ले लिया गया और केंद्रीकरण की ओर बढ़ा गया, यहाँ 1861 के अधिनियम के साथ एक बार फिर से प्रांतों के गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति सौंप दी गई और यहाँ एक बार फिर विकेंद्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ा गया। तो इसमें हम जिस प्रावधान को जानेंगे, तीसरा प्रावधान विकेंद्रीकरण, प्रांतों के गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति
सौंपी गई। 1833 के अधिनियम से ये वापस ले ली गई थी, उन्हें पुनः विधि बनाने की शक्ति सौंप दी गई। हालांकि उन्हें गवर्नर जनरल से या वायसरॉय से इस विधि को स्वीकृति दिलानी होती थी। गवर्नर जनरल को से उन्हें इस विधि पर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, लेकिन प्रांतों के गवर्नरों को भी विधि बनाने की शक्ति सौंप दी गई। और यहाँ हम देखेंगे कि प्रांतों को स्वायत्तता की दिशा में एक प्रकार से आगे बढ़ा जा रहा है। आने वाले समय में 1861 में जहाँ प्रांतों के गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति दी गई, यानी विकेंद्रीकरण किया गया। 1861 के बाद एक बार 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ होता है और उसके बाद 1935 के अधिनियम में प्रांतों में चुनाव यानी निर्वाचन की प्रथा आरंभ होती है। 1937 में चुनाव कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रांतों की स्वायत्तता का क्रम आगे बढ़ता है। तो यह तमाम प्रक्रियाएं जो प्रांतों की स्वायत्तता की दिशा में ये पहला कदम था। इसे हम कह सकते हैं प्रांतों की स्वायत्तता की दिशा में ये पहला कदम था और यहाँ से एक क्रमबद्ध आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा प्रांतों में विधान परिषद का गठन, यानी अब प्रांतीय विधान परिषदों का भी गठन होगा। और इसी दिशा में 1862 में बंगाल में, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में और 1897 में पंजाब में प्रांतीय विधान परिषदों का गठन किया गया। तो इस प्रकार से प्रांतीय विधान परिषदें भी गठित हुई। आगे आने वाले समय में 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ होता है। 1935 में जो है यहाँ निर्वाचन की प्रणाली आरंभ होती है और उसके बाद 1937 में चुनाव होता है प्रांतों में, तो वहाँ सरकारें बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से यह क्रम यहाँ से आरंभ हो रहा है। विकेंद्रीकरण जो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भी हमने जाना। हमने तीनों बातों को जान लिया है। एक कि यहाँ पर सबसे पहले तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त हो रही है, ये बात आप महत्वपूर्ण ढंग से याद कर लें। दूसरा, 1861 के अधिनियम से अब भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में स्थान प्राप्त हुआ। और तीसरा, हमने विकेंद्रीकरण को जाना कि किस प्रकार से प्रांतों के गवर्नरों को एक बार फिर से शक्तियाँ विधि बनाने की उन्हें वापस सौंपी गई और प्रांतों में भी विधान परिषद के गठन की यहाँ बात की गई, जो धीरे धीरे यहाँ पर प्रांतों में विधान परिषदें आगे गठित हुई। तो इस प्रकार से हमने 1861 के भारत परिषद अधिनियम की तमाम महत्वपूर्ण बातों को जान लिया है। आप इसे नोट कर सकते हैं, आपको इसे याद करना चाहिए।